नमस्कार। आप देख रहे हैं यूपी कनेक्ट। यूपी कनेक्ट में आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ के वरिष्ठ पत्रकार राजीव श्रीवास्तव। राजीव जी, स्वागत है आपका। राजीव जी, थैंक वैसे यू। तो ये यूपी कनेक्ट है, यूपी से जो भी खबरें सरोकार रखती हैं उन पर हम चर्चा करते हैं, लेकिन आज बांग्लादेश पर चर्चा करना काफी अहम हो गया है। दरअसल बांग्लादेश में एक मूवमेंट चला जिसको हमारे यहाँ देश में विपक्ष सहित कई ऐसे जर्नलिस्ट थे, एक खास तबका था जिसने बोला कि छात्रों का रिवॉल्यूशन है, लेकिन बाद में पता चला ये सब कट्टरपंथी ताकतें थी और उनके चलते शेख हसीना को भागना पड़ा देश छोड़कर। और उसमें खास तौर से एक हमारे देश का बड़ा तबका था, वो काफी खुश हो रहा था। लेकिन शेख हसीना भागी वहीं तक सीमित रहती तो ज्यादा ही गनीमत थी। उसके बाद में बांग्लादेश में होता क्या है, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार का एक तांडव शुरू किया जाता है। महिलाओं बेटियों के साथ उनके परिवार वालों के सामने बलात्कार किया जाता है, घर फूंक दिए जाते हैं, मंदिरों में आग लगा दी जाती है, हिंसक भीड़ होती है, सेना सरेंडर किए सामने खड़ी रहती है। ये सब कुछ पुलिस प्रशासन और सेना के सामने हो रहा होता है। जो मोहम्मद यूनुस सलाहकार जिनको कहा जा सकता है बांग्लादेश के टेक्निकल के तौर पर, वो भी असहाय नजर आते हैं। और पूरी दुनिया इस तांडव को देख रही होती है जो हिंदुओं के ऊपर कहर बरपाया जा रहा होता है। आज तक हम लोगों ने तो सिर्फ किताबों में पढ़ा था तस्लीमा नसरीन ऐसी कि किस तरीके से बांग्लादेश या पाकिस्तान में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया जाता है, लेकिन सैटेलाइट की इस दुनिया में हमने जीती जागती तस्वीरें भी अपनी आंखों से देखी। लेकिन हैरत की बात थी कि दुनिया के जो बड़े बड़े मुल्क हैं उनमें किसी की आवाज नहीं निकली जब हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा था। वही नहीं, हम अपने देश को देख लें, विपक्षी नेताओं के सहित एक बड़ा तबका था, तो ऐसा लग रहा था कि सबने फेविकोल पी लिया है। भारत के मुस्लिम समुदाय को भी उंगली उठाना लाजमी है, क्योंकि इनकी तरफ से भी कोई नेता खड़ा होकर ये एक शब्द भी नहीं बोल सका कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है वो बंद होना चाहिए। बहरहाल एक नई घटनाक्रम हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा सा बोला है कि देखिए, ये जो वहां पे जिसको रिवॉल्यूशन बताया जाता है, ये रिवॉल्यूशन नहीं, ये एक कयास था, ये एक मॉब है जिसने हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया, और अगर हम होते तो ये अत्याचार नहीं होने देते। उसी के बाद में अडानी, जो बांग्लादेश में बिजली की सप्लाई करते हैं, उन्होंने बकाया भुगतान ना होने की वजह से आधी आपूर्ति कर दी है बांग्लादेश की, यानी कि बांग्लादेश के कई बड़े बड़े शहरों में बत्ती गुल है। लोग परेशान है, हाहाकार मचा हुआ है। भारत ने डीजल की सप्लाई तो पहले ही रोक दी थी, इसके अलावा द्विपक्षीय जितने भी व्यापार चल रहे थे उन पर भी लगभग रोक लग गई है। एक तरीके से बांग्लादेश घुटने पर आ गया है। और उससे अब यह पता चल रहा है कि हिंदुओं पर जो उसने अत्याचार किया था और खुलेआम किया था, और उसे लग रहा था कि उसकी कोई इसको सजा नहीं मिलेगी, वैसा हुआ नहीं। हालांकि शुरुआती दौर में हमको अपनी सरकार से भी लग रहा था कि हमारी सरकार भी कुछ नहीं कर रही, लेकिन अब नतीजे सामने आने लगे हैं। तो ये न कहा जाए कि हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार किया वो बांग्लादेश को भारी पड़ रहा है। बिल्कुल भारी पड़ रहा है। देखिए, बांग्लादेश की स्थापना ही भारत के वजह से हुई थी। बांग्लादेश का अपना है क्या? उसके पास तो कुछ भी नहीं है आज भी। ये तो एक छोटा सा एग्जांपल है पावर जनरेशन का, इलेक्ट्रिसिटी का। केवल वो है, केवल अभी एक स्टेप लिया गया है। पावर कट केवल हुआ है, कट भी नहीं हुआ है, केवल उसमें क्या है, 1600 मेगावाट की कमी कर दी गई है। उसके बाद त्राही त्राही मच गई है। लेकिन अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो वहां क्या है? कुछ भी नहीं है। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है वो भारत की देन है। जनरेट किसने कराया? अगर बांग्लादेश अलग हुआ पाकिस्तान से तो वो भारत की देन है। उनके पास में क्या है अपना? लेकिन सोच जो होती है ना, आदमी का जो माइंडसेट होता है, वो उतने में ही इतने खुश है। जो एनार्की हुई वहां पे, जो केओस हुआ, वो डेमोक्रेसी की उसको दी गई, संज्ञा दी गई कि डेमोक्रेसी अब यहाँ पे हो गई। लेकिन पिछले 8 साल की ही बात करें तो भारत ने उसको क्या क्या दिया? पिछले 8 साल में ही $8 बिलियन की एलओसी दिया है, लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है। और तो छोड़ दीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की आप बात कर दी है, किसकी देन है? भारत की देन है। और ये भी तो बड़ी छोटी बात है, वहां के जितने सिविल सर्वेंट हैं, जितने भी वहां के पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनको ट्रेनिंग कौन देता है? भारत देता है। आप किससे लड़ने जा रहे हैं? हैसियत कुछ नहीं है। और उसके बाद में चले हैं भारत से लड़ने के लिए। अभी तो एक केवल उनको ट्रेलर दिया गया है, और उसी ट्रेलर में कितने ज्यादा वो परेशान हुए हैं। उनके यहाँ अंधकार छा गया, आप कोई मदद करने नहीं आ रहा, उनकी कौन मदद करेगा? आप ये देखिए, भारत के फायदे कितने हुए। भारत का फायदा और अगर नुकसान की बात करें
तो भारत का सबसे बड़ा फायदा यही हो गया कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो बूम कर गई। जो ग्लोबल लेवल पे ट्रेड होता था 8.5% की ग्रोथ हो गई है। लोग अब अमेरिका जैसा देश जो है वो भारत से ले रहा है। और इनको क्या करना पड़ा, इनको ट्रेड, चूंकि भारत अब अपने यहां से कोई सहयोग इनको नहीं दे रहा है तो उसको रूट करना पड़ा दूसरी कंट्री से। तो उनका जो टैरिफ है वो महंगा हो गया है। उनके पास खाने को कुछ नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर अपना कुछ नहीं, और तो छोड़िए जो अपना खुद की बिजली जनरेट कर रहे हैं, गैस से जनरेट कर रहे हैं, जो कि अब आउट होती जा रही है मार्केट से। किसके बल पे? ये बांग्लादेश के जो लोग हैं, जो कट्टरपंथी है, और यही नहीं, बांग्लादेश ही नहीं, जहां जहां कट्टरपंथी हावी हुए हैं, चाहे आप अफगानिस्तान देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, और तो देखिए ईरान में भी देख लीजिए, कट्टरपंथियों का किस तरीके से विरोध हो रहा है। तो बांग्लादेश तो बड़ी छोटी सी चीज है। ट्रेड बिल्कुल से कम हुआ जा रहा है। पहले 700 ट्रक जो है सप्लाई होती थी इंडिया, और उसके बीच में आना जाना होता था बॉर्डर के थ्रू, अब 200 हो गए हैं। तो नुकसान तो उन्हीं का हो रहा है। और ये तो केवल एक संकेत दिया गया है, ऐसा थोड़ी ना है। जब ग्लोबल लेवल पे ट्रेड होता है तो कुछ ना कुछ जो पैसे तो बाकी रहते ही है क्या। जो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया में ही सप्लाई करता है, कई सारे स्टेट्स उसके बाकी रहते हैं, तो पावर कट तो नहीं होता ना। ये तो हैसियत बताई गई है, भारत ने हैसियत बता दिया है उनको। और सबसे बड़ी चीज है कि भारत के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जिसका विरोध ये राहुल गांधी जैसे लोग करते हैं, अडानी अंबानी इन सबका, उसी अडानी की बदौलत आज भारत सर उठा के खड़ा हुआ है और ये बता दिया है बांग्लादेश को कि तुम कितने पानी में। तो राजू, ऐसे इंडस्ट्रीज को तो बढ़ावा दिया जाना चाहिए। राजू ये आपका पॉइंट बहुत वाजिब है, और इस बात को हम लोग भी देखना चाहिए कि आखिर लोगों के देहन में सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी हारते पर हारते चले जा रहे हैं, लेकिन कुछ भी होता है लेकिन वो अडानी को उठाने में नहीं चूकते हैं। तो लोगों के सवाल ये उठता था कि आखिर इनकी अडानी और अंबानी से दुश्मनी क्या है। इसमें एक चीज मैं थोड़ा सा स्पष्ट कर देना चाहता हूँ राजू। पूरी दुनिया के जो उद्योगपति होते हैं या जो उनकी जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो दूसरे देशों में व्यापार करते हैं, लेकिन उस देश के जब अपने उनके मूल देश पर विपदा आती है या उसके हित आड़े आने लगते हैं तो ये कंपनियां प्रेशर ग्रुप्स का काम करती हैं जिन मुल्कों में काम कर रही होती हैं। इसके अलावा उनकी जो भी ये उद्योगपति होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, वो अपने यहाँ देश की अर्थव्यवस्था का रीढ़ होती हैं, रोजगार जनरेट जी। करती हैं। दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो अपने उद्योगपतियों का सम्मान न करता हो। ये सिर्फ भारत में थोड़े दिन से, खास तौर से राहुल गांधी एक कल्चर ले आए हैं कि अडानी अंबानी लगातार उनको डिफेम करते रहते हैं। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह भी है। हम आपको बता दें, अडानी पर आप लगातार इधर देख रहे होंगे कि दुनिया भर से हमले हो रहे हैं, दुनिया भर से विदेशी हमले हो रहे हैं। ये एक सोची समझी रणनीति है, और उसी में टूल किट में ये राहुल गांधी भी हैं कि जो हमेशा करते हैं। अब होता क्या है उसका आप नतीजा देख लीजिए कि राहुल गांधी इस तरीके से अपनी कंपनियों को, देश की कंपनियों को यहाँ पे डिफेम करते हैं, तो विदेशों में, केन्या में देख लीजिए और इंग्लैंड में देख लीजिए, अडानी को वहां की लोकल जनता का सामना करना पड़ा कि देखिए उनके देश के ही जो विपक्षी दल है वो अपनी कंपनी को डिफाल्टर बोल रहे हैं, वैसे में ये आ जाएंगे तो हम लोगों के रोजगार छिन जाएंगे, सारे इंडियंस को रोजगार दे दिया जाएगा। यही नहीं, एक मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं, आप चौंक जाएंगे। आप एक चीज देख रहे होंगे, हाइफा का जो बंदरगाह है वो अडानी के पास में है। अब आप देख रहे होंगे ईरान है। अब ईरान को आप देख लीजिए, ईरान के एसेट्स कहाँ पे हैं? इराक में है, सीरिया में है, आपका हूतीज हैं, लेबनान में है, गाजा में है। आप ये देखते होंगे सब हाइफा पर अचानक क्यों अटैक करने लगे। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है, हाइफा की जो बोली लग रही थी बंदरगाह की, तो वहां पे अडानी के जो कंपटीटर थे, उन्होंने बोली लगाने में उनका मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन अडानी ने इतनी ऊंची कीमत लगा दी कि आखिर उस कंपनी को हटना पड़ा। अब वो कंपनी आप जानकर हैरान रह जाएंगे, वो चीन की थी। तो चीन ने सीधा सा, ईरान और चीन के संबंध अच्छे हैं, तो उसने बोला कि ऐसा है कि इतना इस पर हमला करो कि अडानी हाइफा छोड़कर भाग जाए। अब हाइफा अडानी कैसे छोड़ देंगे, क्योंकि दूसरी बात चीन ये भी जानता है कि अमेरिका की जितनी भी फ्लीट है या जो उसके अपने बड़े बड़े पोत हैं, वो सब वहीं पे हाइफा ही बंदरगाह पर ही रुकते हैं। तो अमेरिका भी जान रहा था कि अडानी का यहां से हटने का मतलब है कि चीन के पास में पोर्ट जाना। आप ये मानकर चलिए, उसको छोड़ दीजिए, आप बांग्लादेश में देख लीजिए अडानी ने क्या किया, हम्बन टोटक पड़ोस में आप श्रीलंका में देख लीजिए, अडानी ने चीन को मुंह के खिला दी। लेकिन ये एक जियो पॉलिटिक्स का हिस्सा है। लेकिन हमारे देश के जो नेता हैं वो अपनी कंपनियों को बर्बाद करते हैं, लेकिन आज देख लीजिए वही जो कंपनी है आखिर कैसे उसने घुटने पर ला दिया बांग्लादेश जैसे देश को कि आपूर्ति उसने आधी ही ठप कर दी। वरना ऐसा कौन सा होता है कि जैसा आपने बताया ही कि आपूर्ति चलती। एक बात यहाँ पे कहना जरूरी है, आपको लगता है ना कि शेख हसीना के जाने के बाद में बांग्लादेश की स्थिति बद से बदतर हो रही है और ये गर्त में गिरता चला जा रहा है।
देखिए, बांग्लादेश की स्थिति बद से बदतर तो हो ही रही है, और यही सबसे बड़ा कारण है कि वहां के जो व्यापारी हैं वो इस बात को समझ रहे हैं। और चूंकि देखिए, वो जो वहां के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अगर उनका इंडिया से ट्रेड नहीं होता है तो जाहिर सी बात है कि उनका सबसे बड़ा नुकसान होता है। ये बात उनको समझ में आने लगी है, और ऐसे ही काफी बड़ा तबका है जो विरोध करने लगा है वहां पर। जो ये वर्तमान में अभी सरकार तो नहीं उसको कहेंगे, केयरटेकर आप कह सकते हैं, क्योंकि अगर टेक्निकली हम देखें तो अभी शेख हसीना ने ना ही रिजाइन किया है, ना ही उनको बर्खास्त किया गया। तो अब वहां लोगों का विरोध होना शुरू हो गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि देर समय जो है शेख हसीना वहां जाके फिर से टेक ओवर करें, क्योंकि जनता धीरे धीरे अब एक वर्ग सामने आने लगा है, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ी मुश्किलें पैदा हो रही है। रोजगार तो है नहीं उनके पास में। जब कोई खरीदार, जो मान ली टेक्सटाइल इंडस्ट्री वहां की सबसे बड़ी थी, अगर वही कम हो जाता तो करेंगे क्या? फिर पाकिस्तान वाली स्थिति हो जाएगी, और ये होनी शुरू हो गई है। तो इसलिए बहुत ज्यादा नुकसान जो हो रहा है वो बांग्लादेश का हो रहा है इसमें। बहरहाल देखना पड़ेगा कि बांग्लादेश जिस देश को भारत ने आजाद कराया, हालत ये थी कि जब टिक्का खान ने अटैक किया था तो उसने बोला था कि हम इनकी पूरी नस्ल बर्बाद बर्बाद कर देंगे। हालत ये हुई थी, पाकिस्तान ने जब आक्रमण किया था 1971 में, तो ढाका यूनिवर्सिटी से लड़कियों ने आत्महत्या कर ली थी। लड़कियों के वक्षस्थल काट लिए गए थे। इन भारतीय फौजी अधिकारियों की माने तो एक एक कमरे में सैकड़ों महिलाएं थीं, जो जो 4 4 5 5 महीने की प्रेग्नेंट थी, उन सबको निर्वस्त्र कर कर रखा गया था। वो शायद ये अत्याचार आज बांग्लादेशी भूल गए हैं, या बांग्लादेशी का एक तबका कहे, पूरे देश को तो नहीं ठहराया जा सकता जिम्मेदार, लेकिन वो तबका भूल गया है कि किस ढंग से इनके ऊपर अत्याचार किया था, तब किस देश ने खड़े होकर इनकी मदद की थी, और इनको इनको अपना सर स्वाभिमान से ऊंचा करने के लिए जमीन मुहैया कराई थी बांग्लादेश के नाम की। लेकिन बात फिर वही आती है। हैरत की बात तो ये होती है कि जब अपने ही देश में लोग, जब हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था, तो इनकी आवाजें नहीं निकल रही थी किसी भी तरीके से। हालांकि उस दौरान हम लोग को भी लग रहा था कि हमारी सरकार भी शायद शांत है, और इसे खास तौर पर हिंदुओं में एक थोड़ा सा असंतोष भी था। लेकिन एक बात है, जैसे हिंदुओं ने वहां पे एकजुटता दिखाई है, और जी। जिस तरीके से वहां की सड़कों पर उतरे हैं, ये भी काबिले तारीफ है। और ये हमारी ख्याल ये से बहुत जो भारत का जो बहुत सरकार का बड़ा मैसेज सहयोग है है, ये। वो उनको थोड़ा सा उनका वो मोरल बूस्टअप किया है। ये ये बहुत बड़ा मैसेज पास किया है, क्योंकि देखिए, यही चीज नहीं किया तो पाकिस्तान में खत्म हो गए। लेकिन बांग्लादेश के जो हिंदुओं ने किया, जिस तरीके से उन्होंने रिएक्शन दिया, और बहुत ही भरपूर एक तरीके से मुंहतोड़ जवाब दिया, एकजुटता दिखाई, ये वही के लिए नहीं, ये हर जगह के लिए है कि अगर अत्याचार हो तो उसके लिए आपकी तैयारी भी होनी चाहिए। क्योंकि अगर अत्याचार करने वाला, अगर उसको कोई रिटेलिएशन नहीं होता है तो वो तो करेगा ही, इसकी मानसिकता ही ऐसी है। भारत में ही आप देख लीजिए, वेस्ट बंगाल, केरला में क्या हो रहा है। लोग रिटेलिएट नहीं करते हैं, रिएक्ट नहीं करते हैं। और रही बात ये विपक्ष की, राहुल गांधी जैसे लोग हैं, उनको अपना वोट बैंक का खतरा रहता है कि वो बोले कैसे। तो ये तो पॉलिटिक्स है, वो अगर बोलेंगे तो वोट बैंक खिसक जाएगा। इसी डर के वजह से वो बोलते नहीं है। लेकिन जो पब्लिक है वो आगे आई बांग्लादेश में, ये बहुत बड़ी बात है। ये राजू बहुत बड़ी बात है। और एक आपकी कुछ चीज बता दें, शायद आपने भी उस पर गौर फरमाया होगा कि बटेंगे कटेंगे का जो हरियाणा में योगी जी ने फार्मूला दिया था, वो पश्चिम बंगाल में भी लोगों के सर पर चढ़कर बोल रहा है। जो भी वहां पे आंदोलन किए जा रहे हैं, तो वहां पे ये जो स्लोगन है कि बटेंगे तो कटेंगे, वो भी पूरी तेजी से वहां पे काम कर रहा है। राजू, चर्चा में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, थैंक यू।